friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का द BLF एकेडमी पर स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार से मैं सीबीएसई के बच्चों के लिए भी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज जो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें जो बुक है आपका फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन चैप्टर है। इसी चैप्टर को मैं समराइज करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हिंदी में इस चैप्टर को आपको समझना है और उसके बाद इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं पहले पूरी स्टोरी को आपको हिंदी में समझाता हूं, ठीक है? तो ये जो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, द लास्ट लेसन, इसे जो है, यह जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको जो है आप गौर से देखेंगे। बुक्स अगर आपके पास है तो बुक्स भी आप रख सकते हैं, अन्यथा बुक्स नहीं है तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो जो लास्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन अल्फोंस डॉड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? अल्फोंस डॉड के द्वारा, जिनका पीरियड है 1840 से लेके 1897 तक, यानी 57 ईयर्स का इनका पीरियड रहा इस अर्थ पे। कहते वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। ये क्या थे? एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, एक फ्रांस के उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये छोटी कहानियों के लेखक भी थे। द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन है, अंतिम जो पार्ट है, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वॉर। कहता है फ्रैंको पर्सियन वॉर का जो टाइम था, जो 1870 से लेकर के 1871 तक का जो टाइम था, इस टाइम पे जो है इस स्टोरी को राइटर ने लिखा। कहता है इन विच कहता है फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया, यानी फ्रांस को जो है पर्सिया के द्वारा जो है हरा दिया गया। लेड बाई बिस्मार्क, जिसे नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिस्मार्क कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिस्मार्क काफी प्रभावशाली नेता थे। तो कह रहा है कि पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। कल का जो पर्सिया था वो आज बटा हुआ है किसमें? जर्मनी में, पोलैंड में और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया में बटा हुआ है। अब कहता है इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। देखिएगा ये पूरी स्टोरी जो है एल्सेस और लॉरेंस के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि ये जो पार्ट थे ये फ्रांस के पार्ट थे और इनको जो है वह पर्सिया ने जीत लिया था। तो जब जीत लिया था तो इस पर स्वामित्व किसका होगा? पर्सिया का होगा। और ये कहानी उसी के इर्द गिर्द जो है घूमती है। तो कहता है इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस कहता है पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। कहता है यानी ये पर्शियन हैंड्स में चले आए थे और पर्शियन हैंड्स में इनके आने के कारण जो है ये राइटर ने ये कहानी को लिखा है। इस कहानी को जो राइटर ने लिखा, मैं इस कहानी को आपको डील करता हूं। तो ये कहानी क्या है? तो सबसे पहले आप समझिएगा, फ्रांस और पर्सिया का वार हुआ। इसमें अल्सेंस और लॉरेंस जो है दो जगहों को जीत लिया गया। तो राइटर कहता है कि मैं जो है स्कूल की तरफ जो है जा रहा था, मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि मेरे शिक्षक ने जो मुझे पार्टिसिपल याद करने के लिए दिया था कि अगले दिन मैं पार्टिसिपल सुनूंगा, पार्टिसिपल का क अक्षर भी राइटर को याद नहीं था। राइटर के मन में बहुत सारी बातें आ रही थी, क्योंकि उसके जो शिक्षक थे जिनका नाम था मिस्टर हैमेल, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए उन्होंने जो है पार्टिसिपल चैप्टर, जो ग्रामर का चैप्टर होता है, उस चैप्टर को उन्होंने पढ़ने के लिए बोला था। लेखक जो थे, लेखक को वो चैप्टर का क अक्षर भी नहीं आता था। लेखक काफी परेशान थे। उनके मन में एक प्लानिंग चल रही थी कि मैं स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं, या बहुत तरह के बहाने उनके दिमाग में आ रहे थे। फिर भी वो स्कूल की तरफ निकले। जब वो स्कूल की तरफ निकले तो रास्ते में उन्हें जो एक जगह भीड़ दिखाई दी। जहां भीड़ दिखाई दी वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है, नोटिस बोर्ड। उस नोटिस बोर्ड पर जनरली जो है क्या होता था, जो भी सूचनाएं होती थी, वॉर का टाइम था, तो वॉर का टाइम होने के कारण जो है वहां पे वॉर से रिलेटेड सूचनाएं, सैनिकों से रिलेटेड सूचनाएं, कहां कौन से स्टेट पर कब्जा हुआ, कहां कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा नहीं हुआ, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उस पर होती थी। तो देखा वहां पे भीड़ थी और जो सोल्जर्स थे वो रन कर रहे थे, क्योंकि वॉर का टाइम था। जाहिर सी बात है कि कब्जा हो चुका था उस पर, जो है कब्जा होने के कारण अब जो है वहां पर जर्मन जो सोल्जर्स थे वो सोल्जर्स का आना जाना शुरू हो गया था। इसी क्रम में राइटर्स जो है जा रहे थे। यहां पे मैं बीच में स्टोरी को रोकूंगा और एक बात समझाऊंगा। पूरी स्टोरी के अंदर, जो पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी के अंदर दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या महत्व है, सबसे पहली बात कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या महत्व है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का क्या इंपॉर्टेंस है।
किस तरह से आदमी के अंदर राष्ट्रवाद होता है और राष्ट्रवाद पर व्यक्ति कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो दो चीजें हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज का महत्व होना चाहिए, और दूसरा आपका जो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म। अब देखिए यहां से एक बात निकल के आती है कि राइटर जब चलता है, चलते वक्त उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। उसके जो शिक्षक हैं मिस्टर हैमल, और जो वहां पे जो बच्चा है जो स्कूल की तरफ जा रहा है उसका नाम है फ्रैंक। तो फ्रांस जो है, फ्रांस काफी डरा हुआ है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखते हैं क्या, जैसे संडे को पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह स्कूल में साइलेंस है। अब राइटर आश्चर्य में पड़ जाता है, वो बच्चा आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई क्या हुआ, स्कूल में इतना साइलेंस क्यों है। जब स्कूल के क्लासरूम के पास वो जाता है तो देखता है क्लास में बच्चे भी हैं, शिक्षक भी क्लास में आ चुके हैं, उसके बाद भी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। और जैसे ही अदर दिन वो क्या करता था कि स्कूल में काफी कोलाहल होती थी, चारों तरफ हल्ला होता था, ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते थे तो चारों तरफ कोलाहल होता था। लेकिन आज कोलाहल नहीं है, बिल्कुल शांति है। और राइटर परेशान है, इतनी शांति क्यों है। अचानक जैसे ही स्कूल के क्लासरूम के गेट पे वो पहुंचता है तो शिक्षक बोलते हैं, आओ लिटिल फ्रैंक, आ जाओ, तुम्हारे बिना ही हम शुरू हो रहे थे। उनके लैंग्वेज को सुन करके इसे अंदर से डर भी लगता है, लेकिन फिर वो जाता है, शिक्षक बुलाते हैं, वो पीछे के बेंच पर जाकर के बैठता है। लेकिन बैठने के दौरान उसकी नजर जब सबसे पीछे की बेंच पर पड़ती है जो कल तक खाली होता था, उसने देखा कि वहां बेंच पर बहुत सारे अभिभावक, गार्जियंस बैठे हैं, शहर के मेयर बैठे हुए हैं और भी गणमान्य लोग जो बैठे हुए हैं। उनको देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि जो है इसलिए क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है। ठीक है, वह बैठा रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, बैठने के बाद जब वो बैठता है तो टीचर क्लास को शुरू करते हैं तो बोलते हैं, बच्चों ये आपके लिए आज जो है फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास है। अब राइटर जब इसको सुनता है तो उसका दिमाग जो है, एक समझिए क्या बोलते हैं, एक झटका उसको लगता है, एक बड़ा आश्चर्य होता है कि माय गॉड ये क्या हो गया, आज लास्ट लेसन है। अब वो लास्ट लेसन की बात सुनता है तो और स्तब्ध रह जाता है। अब होता क्या है कि सारे लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, राइटर भी ध्यानपूर्वक सुन रहा है, टीचर पढ़ाने की शुरुआत करते हैं। इसके पहले क्या होता था राइटर के साथ कि जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे होते थे, राइटर को कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, उसे एक एक लाइन समझ आ रहा था। वहां एक बात निकल के आई कि जब हम किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन जब हम किसी चीज पर, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, जब उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो समझ आता है। यह ठीक प्रक्रिया ऑथर्स के साथ भी हुई, उसे भी यह बात अच्छी तरह समझ में आने लगी थी। अब बात समझ में आने लगी थी, बीच में टीचर ने उसे पार्टिसिपल चैप्टर के लिए उठाया। जब वो उठा तो उसका मन जो है लज्जा से भर गया और वो सोचने लगा, एक तो वो बता नहीं पाया, दूसरा उसके अंदर लज्जा आया। उसके बाद टीचर की जो प्रतिक्रिया है उसने उसे और भाव विभोर कर दिया। टीचर ने कहा कि लिटिल फ्रांस, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, गलती तुम्हारे माता पिता की है। जब तुम पढ़ना नहीं चाहते थे, मैं तुम्हें जो है बागवानी करने के लिए अपने बागीचे में भेज देता था और वहां तुम बागवानी करते थे, या तुम्हें किसी तरह से मैं दूसरे कामों में एंगेज कर देता था। दूसरा, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसी स्थिति में वो तुम्हें कई जगहों पर मजदूरी के लिए भेजते थे जिससे कि पैसे और उससे वो भरण पोषण करें। तो एक गलती तुम्हारे माता पिता की है और साथ में मेरी भी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब राइटर को और ज्यादा आत्मग्लानि होने लगी, क्योंकि टीचर सारे दोष जो है अपने ऊपर और माता पिता के ऊपर ले रहे थे। अब राइटर को लग रहा था कि क्या हो रहा है। इसी बीच में उन्होंने कहा कि देखो, ये चैप्टर जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये लास्ट लेसन है, ये खत्म हो जाएगा और इस लेसन के खत्म होने के बाद कल से आपकी क्लासरूम में जो है जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और जर्मन टीचर आएंगे, वो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अब राइटर सोचता है कि फ्रेंच तो सीखा नहीं, अब यहां पर जर्मनी का शासन होगा। जब मैंने फ्रेंच नहीं सीखा तो मैं कैसे फ्रांसीसी लैंग्वेज बोल पाऊंगा। अचानक जो है टीचर जो मिस्टर हैमल है, मिस्टर हैमल कहते हैं कि वो जिसे अपनी भाषा नहीं आती उसका गुलाम बनना और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अपने कल्चर के बारे में पता ही नहीं, उसको लैंग्वेज के बारे में पता नहीं। लेकिन अगर किसी को भाषा आती है तो भाषा आने की स्थिति में उसको गुलाम बनाना मुश्किल होता है। हो सकता है समय विपरीत चल रहा हो तो वह आपकी बात को मान भी ले, लेकिन जैसे ही समय उसके फेवर में आता है वह फिर से अपनी भाषा और अपने चीजों पर आगे आता है। इसी पर एक बड़ी अच्छी लाइन हिंदुस्तान में कही जाती है कि जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो
भाषा पे चर्चा हो रही थी। राइटर काफी अपने आप में जो है आश्चर्यचकित और शर्मिंदा भी था। इसी बीच में चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के खत्म होने के बाद राइटर क्या करते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारा नोटबुक वो लाए थे, वो नोटबुक जो है बच्चों में बांट देते हैं और बच्चे उन नोटबुक्स पर काम करते हैं। बच्चों के नोटबुक्स पर काम करने के दौरान जो भी चीजें राइटर बता रहे हैं वो हर चीज, जो भी चीजें जो टीचर बता रहे हैं वो हर चीज समझ आ रही है। और समझ आने के बाद क्या होता है, जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर खत्म होने के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, राइटर जो है वह राइटर देखते हैं कि शिक्षक लास्ट में बोर्ड पर क्या लिखते हैं, द विवा ला फ्रांस लिखते हैं। विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब लैंग्वेज के प्रति जो उनका प्रेम था वो इतना ज्यादा प्रेम था कि उनका भाव विभोर होना लाजमी था। अब वो भाव विभोर हो जाते हैं, जो पीछे अभिभावक बैठे हैं वो भी भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि जो है मिस्टर हैमल ने अपने जीवन के 40 साल लैंग्वेज पढ़ाने में दिए थे और उन 40 सालों में कितने विद्यार्थियों को उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया था। लेकिन गुलामी की जो दास्तां होती है उसको बयां नहीं किया जा सकता था, क्योंकि फ्रांस ने इन 2 जगहों को जीत लिया था और अब यहां पर जर्मनी का शासन था और जर्मनी के हिसाब से ही काम होना था। तो इस तरह से ये कहानी जो है लास्ट में खत्म होती है। राइटर को काफी पश्चाताप होता है और वहां पर आके राइटर को पता चलता है कि भाषा का क्या महत्व है और किस तरह से गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने में भाषा हमारी मदद करती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है, यानी हमें अपनी भाषा पर काफी पकड़ बनाए रखनी चाहिए। अगर हम पकड़ नहीं बनाते हैं तो बस समय दूर नहीं जब लोग हमें बहुत आसानी से जो है गुलाम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको अपनी भाषा आती है तो हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह से ये कहानी खत्म हुई। अब जो अगला क्लास होगा, अगले क्लास में चैप्टर का लाइन बाय लाइन में डील करूंगा। आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चों के लिए काफी लाभप्रद है तो इसे अपने ग्रुप में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छी तरह पढ़ सकें। हर स्टोरी को मैं पहले हिंदी में डील करूंगा और हिंदी के बाद तब मैं उसको जो है आपको इंग्लिश की हिंदी करके चैप्टर के लाइन बाय लाइन को समझाऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आंसर को बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.